हाँ छात्रों, अब हम प्रश्नावली 5.1 शुरू करेंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो पहला इसके अंदर ऑप्शन है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये कथन असत्य है। देखिए क्यों। एक बिंदु ये है, इससे हम कितनी रेखा खींच सकते हैं? ये भी हमने खींच दी, ये भी खींच दी, ये भी खींच दी, ये भी खींच दी, ये भी खींच दी। इस तरीके से हम सैकड़ों रेखाएं इसके अंदर खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये कथन जो है असत्य हो गया कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये कथन कैसा है? असत्य, असत्य कथन। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। दो भिन्न बिंदु हैं, एक बिंदु ये है ए और एक बिंदु ये है। ठीक है, ये कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, यानी कि बहुत सारी रेखाएं हैं। अब चेक करते हैं ए और बी से कितनी रेखा खींची जा सकती है। ए और बी से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है और दूसरी रेखा नहीं खींची जा सकती, सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। इसलिए ये कथन भी कैसा है? असत्य है, असत्य कथन। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और एक तीसरा सवाल देखते हैं क्या कहता है। एक शांत रेखा, यानी कि शांत रेखा ही होगी, इसके दो सिरे दे रखे हैं, ये एक शांत रेखा कहलाएगी। इसका एक एंड ये है और एक एंड ये है। दो एंड वाली जो रेखा है, यानी रेखाखंड, इसे हम शांत रेखा बोलते हैं। ये दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। देखो इधर बढ़ा सकते हो आप, कितनी भी बढ़ा सकते हो, ऐसी इधर भी कितनी बढ़ा सकते हो, जितना आपका मन करे उतनी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये कथन कैसा हो गया? सत्य कथन हो गया, सत्य कथन। ठीक है। चौथा, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। ये भी सत्य कथन है। देखिए, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये, दोनों वृत्त बराबर है, तो जाहिर सी बात है इनकी त्रिज्या भी आपस में कैसे होंगी? बराबर। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि से मिलाने वाली रेखा। ये वृत्त का केंद्र हो गया, और ये जो हमने बनाया इसको परिधि बोलते हैं। तो केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये दोनों, चूंकि दोनों वृत्त बराबर हैं इसलिए इनकी त्रिज्या समान होंगी। ये कथन भी सत्य है, सत्य कथन। ठीक है, और पांचवा सवाल, यदि ए बी बराबर पी क्यू, यह ए बी बराबर पी क्यू, दोनों आपस में बराबर हैं, और पी क्यू बराबर एक्स वाई, जो पी क्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर है। ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, बिल्कुल होगा। देखो भैया, ऐसा मान लो आप, ए का भाई हो गया बी और बी का भाई हो गया सी, तो ए और सी भाई भाई होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इसी तरीके से ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, इसलिए ए बी बराबर एक्स वाई होगा। मैं लिख कर बता देता हूँ, ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ए बी बराबर पी क्यू, चलो यहाँ लिख देते हैं, ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, इसलिए ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई, ये तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए ये हो गया ए बी बराबर एक्स वाई। इसलिए ये कथन कैसा हो गया? सत्य हो गया।
सत्य कथन। 5वां सवाल भी हो गया आपका सत्य कथन। ठीक है, अब आप अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल नंबर 2। इस सवाल नंबर 2 में क्या है, इसमें परिभाषाएं हैं। पहला सवाल क्या है इसका, समांतर रेखा किसे कहते हैं। ये कुछ परिभाषाएं हैं। पहली तो समांतर रेखा की है, समांतर रेखा, समांतर रेखा, ये दूसरे का फर्स्ट। अब समांतर रेखा क्या होती है, ऐसी रेखाएं जिनमें आपस में मतलब जिनके बीच में जो डिस्टेंस हो वो अचर डिस्टेंस हो, नियत डिस्टेंस। ये रेखा एक ए बी है, एक सी बी है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमेशा नियत बनी रहे, और ये चाहे आप आगे की ओर बढ़ाओ इन्हें और चाहे आप पीछे की ओर बढ़ाओ इन्हें, किसी भी दिशा में अगर आप इनको बढ़ाओगे तो इनके बीच की दूरी हमेशा नियत रहेगी। अगर तो ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, इसको आप नोट कर दो। यदि दो रेखाओं को बढ़ाए जाने पर वे कभी भी किसी भी स्थान पर एक दूसरे को नहीं काट सकें और उनके बीच की लंब दूरी हमेशा बराबर बनी रहे, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। रेल की पटरियों के उदाहरण जो हैं वो समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। जो ब्लैक बोर्ड के जो किनारे हैं ऊपर के और नीचे के, वो समांतर हैं। दोनों साइडों के जो किनारे हैं वो भी समांतर हैं। ठीक है, जो आपका स्केल होता है उस स्केल के जो किनारे हैं वो आपस में समांतर हैं। ठीक है, तो ये समांतर रेखा के उदाहरण हो गए। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसी रेखाएं जो आगे या पीछे बढ़ाए जाने पर कभी एक दूसरे को न काट सकें और उनके बीच की लंब दूरी हमेशा अचर बनी रहे, नियत बनी रहे, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब अगला आता है इसमें लंब रेखा। लंब रेखा क्या होती है, ये देखिए, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, जैसे ये ए बी और ये ए बी और ए सी के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो ये रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब है तीसरा रेखाखंड। रेखाखंड क्या है, ये कोई रेखा है और रेखा जो है वो दोनों ओर अनंत लंबाई की हो सकती है, होती है ही है ना। इसके कोई एंड नहीं होते, तो मतलब इसके कोई सिरे नहीं होते, ये अनिश्चित रूप से आगे पीछे बढ़ी हुई होती है। तो इनके बीच का जो भाग है, कोई सा भी एक हिस्सा, टुकड़ा, इसका टुकड़ा, ये रेखाखंड कहलाएगा। ये रेखा एल है, तो ये एल के बीच में जो ये ए बी हमने लिखा है, ये ए बी क्या है, ये रेखाखंड है। ठीक है, अब है चौथा पार्ट, वृत्त की त्रिज्या। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की पटरी है। वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि से मिलाने वाली जो रेखा है वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को आर से व्यक्त करते हैं, त्रिज्या को आर से व्यक्त करते हैं या आर से दर्शाते हैं। ठीक है, अब है पांचवा वर्ग। ये वर्ग क्या होता है,
वर्ग जो है ये ऐसा समचतुर्भुज है जिसकी इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। समचतुर्भुज यानी जिसकी चारों भुजा बराबर हो और जिसके बीच में 90 डिग्री का कोण हो। ये यह आकृति जो है वर्ग का है, या हम यूँ भी कह सकते हैं एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और जिनके बीच का प्रत्येक अंतःकोण मतलब अंदर बनने वाला कोण 90 डिग्री का हो, वो वर्ग कहलाता है। ठीक, ये आपका सवाल नंबर दूसरा हो गया। अब आप सवाल आइए तीसरे पर। तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल कहता है नीचे दी हुई दो अवधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। पहले इसको साफ करते हैं फिर बताते हैं। सवाल नंबर 3, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ठीक है, तो जो पहला है इसका मतलब ये है कि दोनों सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है इसका, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है, या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। फिर समझ लें प्रश्न। नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहली अवधारणा क्या है? दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। दूसरा है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणा अविरोधी है या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। तो पहला, दोनों अभिधारणाओं में बिंदु और रेखा अपरिभाषित शब्द है। बिंदु और रेखा, यह है बिंदु और यह है रेखा, ये अपरिभाषित है। तो क्योंकि ना तो बिंदु की परिभाषा दी जा सकती है और ना ही रेखा की परिभाषा दी जा सकती है। बिंदु और अभिधारणा और बिंदु और रेखा दोनों ही काल्पनिक हैं। क्यों काल्पनिक है? क्योंकि जो बिंदु होता है उसकी ना मोटाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना लंबाई होती है। वो शून्य विमा वाला एक आकृति है, या यूँ कहिए एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 0 है। इसको सिर्फ हम एक छोटा सा पॉइंट लगा करके ये बता सकते हैं कि हाँ भाई ये बिंदु है, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। और रेखा क्या है? रेखा जो है वो अनगिनत बिंदुओं को परस्पर अगर मिला दें तो जो आकृति प्राप्त होगी वो रेखा होगी, चौड़ाई रहित लंबाई। यानी कि आप ऐसा समझिए कि जब बिंदु ही काल्पनिक है तो रेखा भी काल्पनिक हो गई। इसलिए हम ये कहेंगे कि दोनों अवधारणाओं में बिंदु और रेखा अपरिभाषित शब्द है। अब दूसरा है, ये पूछ रहा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। दोनों अवधारणाएं परस्पर अविरोधी नहीं हैं। ठीक है, विरोधी है। और तीसरा है, ये अभिधारणा यूक्लिड के अभिरीतों का अनुसरण नहीं करती, परंतु ये 5वीं अभिधारणा के अनुरूप है। 5वीं अभिधारणा क्या है? 5वीं अभिधारणा ये बताएगी कि यदि दो रेखाओं को, यदि 2 रेखाएं हैं, ये इन्हें अगर कोई तीसरी रेखा काटती है, इनके ऊपर आकर के गिरती है, तो
उस ओर जिस ओर दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम, अगर हम उस दिशा में बढ़ाते हैं तो ये उधर इंटरसेक्ट करते हैं, उधर एक दूसरे को काटते हैं। तो ये जो है, ये अभिधारणा है, यूक्लिड के अभिग्रहितों का अनुसरण नहीं करती, लेकिन ये पांचवी अभिधारणा के अनुरूप। ठीक भाई, तो ये सवाल नंबर हो गया हमारा तीसरा। आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं बोले देता हूँ। तो पहला जो सवाल है, पहला जो पॉइंट है, आप नोट कर लें, दोनों अभिधारणाओं में बिंदु और रेखा अपरिभाषित शब्द है। दूसरा है, दोनों अभिधारणाएं परस्पर अविरोधी नहीं है, यानी कि विरोधी नहीं। तीसरा है, ये अभिधारणाएं यूक्लिड के अभिग्रहितों का अनुसरण नहीं करती, लेकिन ये पांचवी अभिधारणा के अनुरूप है। इसको आप बार बार सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है, ये देखो सवाल नंबर 5वां देखते हैं। दो बिंदु हैं ए और बी के बीच, ये दो बिंदु ए और बी हैं, इनके बीच बिंदु सी ये मौजूद है। बिंदु सी ये इस तरह से स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, यानी कि ये ए सी बराबर बी सी है। ए सी बराबर बी सी ये हमें ज्ञात है। ठीक है, तो सिद्ध करना है ए सी बराबर ए बी बटे 2। ज्ञात है के बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ए सी बराबर ए बी बटे 2। ठीक है, अब आप इसका हल देखेंगे, इसकी उत्पत्ति देखेंगे। ये जो हमारी ए बी है, ये रेखा ए बी, ये दो भागों में बटी हुई है। ये दो भाग कौन कौन से हैं? एक भाग ए सी है और दूसरा भाग बी सी है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब चूंकि ए सी और बी सी आपस में बराबर है, ए सी और बी सी आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है कि बी सी की जगह आप ए सी लिख सकते हैं और ए सी की जगह आप बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ए सी बराबर बी सी है, इसलिए बी सी के स्थान पर ए सी रखने पर, बी सी के स्थान पर ए सी रख दो, इसलिए हो जाएगा ए बी बराबर ए सी प्लस ए सी। अब ए सी में ए सी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2AC। ए बी बराबर हो गया 2AC, और जब ए सी का मान निकालेंगे तो ए बी बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा की संख्या 2 बटे में चली जाएगी, इसलिए ए सी बराबर हो गया ए बी बटे 2। देखो, बीजगणित में आप जानते हो कि बीजगणित में जो प्लस की संख्याएं हैं वो माइनस में जाती हैं पक्षांतर करने पर, और माइनस की संख्या प्लस में जाती हैं। और अगर दो संख्याओं के बीच में गुणा है तो पक्षांतर करेंगे तो गुणा वाली संख्या जो है वो बटे में चली जाएगी, और बटे वाली जो संख्या होती है, यानी भाग वाली जो संख्या होती है, वो पक्षांतर होने पर गुणा में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और ए सी के बीच में गुणा हो रही है, 2 गुणा ए सी, और ए सी का मान निकालेंगे तो 2 बटे में चला जाएगा, क्योंकि गुणा की संख्या बटे में जाती है। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया कि सिद्धम लिख देंगे हम यहाँ कि सिद्धम। अब आप अगले सवाल पे आए। सवाल नंबर देखेंगे हम, ये सवाल चौथा था भाई बच्चों, सवाल चौथा था। और अब 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्यबिंदु कहलाता है। सवाल नंबर 5, ये सी जो है ये रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो क्या लिख दो? ज्ञात है। हमें क्या ज्ञात है? जो हमें ज्ञात है वो लिख दो, ए बी का मध्य बिंदु
सी है। ठीक है, ये हो गया ज्ञात। अच्छा, सिद्ध करना है, ज्ञात के बाद सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है कि रेखाखंड का केवल एक ही मध्यबिंदु होता है। रेखा खंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसकी लिखेंगे उत्पत्ति। देखिए भाई, ये AC बराबर जो है, ये AC, ये है AB का आधा, AB बटे 2, ये हमें ज्ञात है। ठीक है, AC जो है, ये AC इतना वाला हिस्सा इस पूरे का क्या है? आधा है। तो पूरा क्या है? AB का आधा क्या हो गया? AB बटे 2। ये हमारी एक रिलेशन आ गई, एक समीकरण आ गई। ठीक है, अब आप आगे बढ़ें। माना AB का एक अन्य मध्य बिंदु C डैश है, एक और मान लो मध्य बिंदु भैया इसका C डैश मान लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? मध्य बिंदु की परिभाषा से, इसलिए AC डैश बराबर AB बटे 2। ठीक है, मध्य बिंदु की परिभाषा से, मध्य बिंदु की परिभाषा से। ठीक है, ये इसका रीजन है। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। समीकरण नंबर 1 और 2 को चेक करें तो हम देखेंगे कि AB बटे 2 का मान AC है और AB बटे 2 का मान AC डैश है। मैं देखो, समीकरण 1 हुआ 2 से, यानी कि AB बटे 2 का मान AC भी है और AB बटे 2 का मान AC डैश भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि AC बराबर AC डैश। ठीक है, ऐसा समझ लो, AC बराबर AB बटे 2 और AB बटे 2 बराबर किसके है? AC डैश के। यानी कि AC का भैया AB बटे 2 और AB बटे 2 का भैया AC डैश। तो AC और AC डैश भी तो भैया भैया हो गए, यानी कि AC और AC डैश आपस में कैसे हो गए? बराबर। AC और AC डैश आपस में बराबर तभी होंगे जब C और C डैश अलग अलग बिंदु ना होकर के एक ही बिंदु होंगे। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब C व C डैश संपाती हो। संपाती का मतलब एक दूसरे को ढक लें, मतलब एक ही हो, अलग अलग ना हो। इसका मतलब क्या हो गया? अगर C और C डैश संपाती हैं तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इसलिए रेखा खंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब आप अगले सवाल पर आए, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कहता है? दी गई आकृति में AC बराबर BD है। ये एक आकृति दे रखी है। सवाल नंबर 6 में ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। इसमें हमें ज्ञात है, लेकिन यहाँ पे ज्ञात है। क्या ज्ञात है? ज्ञात है AC बराबर BD। AC बराबर BD इतना ज्ञात है, और सिद्ध करना है AB बराबर CD। ज्ञात है के बाद सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है?
ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी। अब इसकी उत्पत्ति पे आओ। ए सी बराबर बी डी लिखा है यहाँ पर, ए सी बराबर। अब ए सी में कितने भाग में बताओ जरा। ए सी में दो भाग में, पहला भाग ए बी है, तो ए बी, और दूसरा भाग क्या है, बी सी। यानी कि जो ए सी है वो दो भागों से मिलकर बना है, पहला भाग ए बी है और दूसरा भाग बी सी है। जब ए बी और बी सी को मिला देंगे तो ए सी बन जाएगा, इसलिए हमने ए सी की जगह लिख दिया ए बी प्लस बी सी। अब आइए आप बी डी की तरफ। ये बी डी कितने भागों से मिलकर बना है भाई? बी डी जो है बी सी और सी डी से मिलकर बना है। चित्र भी देख के चलिए, बी डी जो है वो बी सी और सी डी से मिलकर बना है, यानी कि बी डी के दो भाग, पहला भाग क्या है, बी सी, दूसरा भाग क्या है, सी डी। ठीक है, अब ये एक समीकरण बन गई, ए बी प्लस बी सी बराबर बी सी प्लस सी डी। अगर इसके जो दो पक्ष हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, दोनों पक्षों में अगर कोई भी भाग बराबर होता है, समान चिन्हों का होता है, तो वो कैंसिल हो जाता है। वो बी सी प्लस का है, यहाँ ये बी सी प्लस का है, निशान नहीं लग गया प्लस का, कोई बात नहीं, प्लस का ही माना जाता है वो। तो बी सी से बी सी कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया, ए बी बराबर सी डी, ये सिद्ध हो गया आपका। ठीक है, सवाल नंबर 6 हो गया। अब सवाल नंबर 7वें पे आते हैं। 7वां सवाल क्या कहता है? 7वां सवाल ये कहता है, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? अब जो 5वां अभिग्रहित है वो क्या है, इधर चेक करेंगे। 5वां अभिग्रहित के बारे में हमने क्या लिखवाया था कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये यूक्लिड का 5वां अभिग्रहित है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बात तो सही है, क्योंकि पूर्ण का कोई भाग क्यों ना हो, वह अस्तित्व में पूर्ण से आया होगा, तब इसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर है कि पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है, क्योंकि भाई देखो बड़ी सीधी सीधी बात है कि पिता हमेशा पुत्र से आयु में बड़ा ही होता है। पिता पूर्ण है और पुत्र उसका भाग है, तो हम कह सकते हैं कि पिता जो है वो पुत्र से बड़ा है, इसलिए पूर्ण जो है वो अपने भाग से बड़ा होता है। तो हम लिखेंगे पूर्ण हमेशा अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, बस यही है, इसके बारे में कुछ लिखना नहीं है, बस समझने के लिए प्रश्न उठाइए। ठीक।